जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो वेरीफाई कर दें काइंडली। जी मेरी आवाज़ अगर क्लियर है तो काइंडली कंफर्म कर दें, फिर बाकी भी ज्वाइन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एक होमवर्क भी दिया था मैंने थोड़ा सा, उस पर भी बात करते हैं। आवाज़ का मुझे काइंडली मैसेज कर दें अगर क्लियर है तो। आई स्टिल हैवंट रिसीव्ड एनी टेक्स्ट, या अब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। आवाज़ अगर क्लियर है, कोई नॉइज़ वगैरह है तो वो भी बता दें। यस सर। आ रही। ऑल राइट, चलें मैं आपसे स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ अभी। और कल की क्लास में हमने कुछ एक्सरसाइज आपको दी थी। वी वर वर्किंग ऑन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और हमने कहा था कि इसके तमाम सबसेट्स आप लिख लेंगे और फिर उसमें से वो आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फंक्शंस हैं। सो किसने वो काम किया है? काइंडली अगर किसी ने किया है तो फंक्शंस मुझे चैट में लिख के भेजें ज़रा। जी थैंक यू, बट फंक्शंस कहाँ हैं? फंक्शंस तो बताएं ना। फंक्शंस वाले मैसेजेस नहीं कर रहे आप। 106062 फंक्शंस कहाँ हैं जी? कल वाली क्लास आपने ली होगी। पुरानी बातें शुरू कर रहे हैं आप तो, एक हफ्ते पुरानी बात है। चलिए जी, थैंक यू, एक्सेप्टेड। आगे बढ़ते हैं जी। पढ़ने का काम भी करना है हमने। ए क्रॉस बी किसी ने नहीं बनाए फंक्शंस इसके। 64 सबसेट्स बनेंगे, उनमें से कुछ फंक्शंस होंगे। तीन उस पे बात की थी हमने, कंडीशंस पे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि सबसेट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और वो सबसेट होने की कंडीशन, सबसेट अगर है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ एक रिलेशन है। ये बात भी हमारी कल की क्लास में हो चुकी थी। सबसेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए के तमाम मेंबर के ऑर्डर्ड पेयर्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है कि ए का एक मेंबर के एक ही ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। काफ़ी डिटेल में हमने इसकी बात कर ली थी। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं, और फिर उसके बाद रिलेशंस का टॉपिक छोटा सा एक देखना है हमने, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस अगर आपके जहन में आते जाएं साथ साथ तो पूछते जाइएगा। सो फॉर एग्जांपल, ओके, स्क्रीन आपके साथ शेयर्ड है? यस और नो, स्क्रीन विजिबल है तो बता दें, अगर नहीं है विजिबल तो भी बता दें। ऑलराइट, विजिबल है, थैंक यू। ओके, सो फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कि एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन तो हम डिटेल में देख चुके हैं कि कौन सी चीज़ें फंक्शन होती हैं, कौन सी फंक्शन नहीं होती हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें बी के ऊपर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए जो कि ए के ऊपर अप्लाई होती है। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये कि बी के एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेज ना हो। तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और सर्जेक्टिव फंक्शन हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें बी के तमाम मेंबर्स यूटिलाइज हो जाएं, यानी कि बी के तमाम मेंबर्स किसी न किसी मेंबर की इमेज हों। कोई ऐसा मेंबर ना बचे जो कि किसी की इमेज ना हो। एक्सरसाइजेस देख के बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा आपको। बाइजेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है अगर एक फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हैं तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे कि इस फंक्शन को देखते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस पे a1 की दो इमेजेस हैं, b1 और b2। फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। a3 की भी दो इमेजेस आ रही हैं, b1 और b4 आई थिंक। ठीक है, सो दिस इज़ वाई इट्स नॉट अ फंक्शन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, क्या ये फंक्शन है? तो यस, ए के तमाम मेंबर्स की इमेजेस हैं और
एक मेंबर की एक ही इमेज है, A1 की एक ही इमेज है, A2 की भी एक ही इमेज है, A3 की भी और एक A4 की भी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को देखें, फंक्शन तो है, वन टू वन है या नहीं। वन टू वन तब होता है जब एक बी के हर एक मेंबर की, या बी के अगर कोई मेंबर इमेज है तो वो सिर्फ एक ही मेंबर का इमेज हो, एक से ज़्यादा का ना हो। तो ये वन टू वन है या नहीं देखते हैं। B3 की एक ही प्री इमेज है, ओके, B2 की भी एक ही प्री इमेज है, B1 की दो प्री इमेजेस हैं, A1 और A3। इस वजह से ये फंक्शन वन टू वन नहीं कहलाएगा। फिर सब्जेक्टिव से पूछते हैं या ऑन टू। सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि बी के तमाम मेंबर्स यूटिलाइज हो जाएं, यानी कि बी का कोई ऐसा मेंबर ना हो जो कि इमेज ना हो किसी की। तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है क्योंकि B4 की कोई प्री इमेज है ही नहीं, ठीक है। स्लाइड्स आई थिंक शेयर्ड है आपके साथ MS टीम्स के ऊपर, बट ओके, मैं रीचेक कर लूँगा और दोबारा शेयर कर दूँगा। फिर एग्जांपल 3 अगर आप देखें तो इसके अंदर भी फंक्शंस जो हैं, फंक्शन तो है ये क्योंकि ए के तमाम मेंबर की इमेज है और A1 A2 A3 हर एक मेंबर की एक ही इमेज है। बट अगर हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं तो ये इंजेक्टिव है या नहीं, तो इंजेक्टिव है ये क्योंकि हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज है। किसी की भी कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेजेस हों। किसी की अगर नहीं है, जिस तरह पॉइंट आउट आप देख रहे हैं B4 के ऊपर, तो अगर किसी की नहीं है इमेज तो दैट्स ओके एज वेल। बट ये आप देखें कि अगर कोई इमेज है B3 B2 B1 जिस तरह इमेजेस हैं तो वो एक की ही इमेज हो, एक से ज़्यादा की ना हो, तो इस वजह से ये इंजेक्टिव तो है। सब्जेक्टिव ये नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव होता तो B4 की भी कोई ना कोई प्री इमेज होती। इस एग्जांपल को देखते हैं अगर, तो ये भी एक फंक्शन है A1 A2 A3 A4। वन टू वन नहीं है क्योंकि B3 की दो इमेजेस हैं, और सब्जेक्टिव है क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि किसी की इमेज ना हो, तो ये सब्जेक्टिव है। इसी तरह एग्जांपल 5 भी आप देख सकते हैं। ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, विच मीन्स ये फंक्शन इज़ गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ z क्रॉस z, इंटीजर क्रॉस इंटीजर, राइट। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3, यानी कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3, यानी कि जो भी इंटीजर आप उठाएंगे, फॉर एग्जांपल x, तो उसकी इमेज क्या होगी 2x-3 से। अगर मैं पिक करता हूँ 3, तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, यानी 3 की इमेज क्या होगी 2 इंटू 3-3 विच इज़ 3। अगर मैं 4 पिक करता हूँ तो 4 की इमेज हो जाएगी 5। 6 पिक करता हूँ तो 6 की इमेज हो जाएगी 9। इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन किया गया है और इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए जो कि एक्सरसाइज के तौर पे आप दे सकते हैं। स्लाइड्स ऑफ हैं, वाई स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं है क्या? इज़ शेयरिंग योर स्क्रीन, मेरे पास तो स्क्रीन शेयर हो रही है। ये 2 मिनट मुझे दें, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ऑलराइट, मैंने दोबारा से शेयर कर दी है, होपफुली अब विजिबल होंगी जिनको नहीं दी। सो दिस इज़ अ फंक्शन, और हम फिर इसमें ये देख सकते हैं कि ये इंजेक्टिव है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। अगेन दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू गाइस, आप जाकर जितना ज़्यादा देखेंगे इन एक्सरसाइजेस को, आपको उतना ज़्यादा बेहतर समझ में आना शुरू हो जाएंगी ये चीज़ें। देर आर मल्टीपल एक्सरसाइजेस, फंक्शंस की मैंने काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस इंक्लूड की हैं आपकी स्लाइड्स के अंदर, जो कि हर एक एस्पेक्ट को देख रही हैं आपके फंक्शन में। सो गिव अ लुक एट दैट। इन्वर्स फंक्शन की हम बात करेंगे आज, और फिर उसके बाद रिलेशंस की बात करेंगे। इन्वर्स फंक्शन एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। सो लेट्स से कि मैं इसका एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, यही A क्रॉस B का एक मैं फ़ंक्शन लिख रहा हूँ। आप साथ साथ देखते जाइए और वेरीफाई करते जाइए कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और कौन सी नहीं है, और फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो ताकि जब तक मैं टाइप कर रहा हूँ आप थोड़ा सा एक लुक अहेड दे दें उस फंक्शन को, ताकि उस बात को आप क्लियरली समझ सकें जो मैं करना चाह रहा हूँ। So just keep looking at what the function is, and we will continue talking in a bit.
सो मुझे अंदाज़ा है कि आप ये माइक म्यूट किया है मैंने. सो मैं इसे टाइप कर रहा हूँ, आप इसको देखते जाएं. आप एनालाइज करें कि जो फंक्शंस मैंने लिखे हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, किस किस तरह की नेचर है उनकी, ताकि अब जब तो दोबारा ये बात स्टार्ट करूँ समझाना. अभी मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, फिर मैं समझाना जब स्टार्ट करूँगा तो फिर चूँकि मैंने सेट की नेचर भी थोड़ी सी चेंज की है तो आपको ये अंदाज़ा रहे कि हमने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं. तो आप तो देखते जाएँ टाइपिंग क्या हो रही है और फिर उसके बाद हम इस बात पे कंटिन्यू बात करते हैं. चलें जी, लेट्स कंटिन्यू. ये दो फंक्शंस मैंने लिखे हैं, एक f और एक g. अब मैं दो मुख्तलिफ और फंक्शंस लिखने लगा हूँ आपके सामने जो कि एग्जैक्टली यही है. आपके सामने मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ. ये f फंक्शन है और एग्जैक्टली मैंने यही फंक्शन नीचे भी कॉपी कर दिया. ये एक g फंक्शन है और एग्जैक्टली मैंने नीचे ये भी सॉरी कॉपी कर दिया. अच्छा, ये दोनों f हैं. अब एक मैं काम कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा. वो ये कि फंक्शन वही रहेगा लेकिन मैं इसके अंदर 4 9 की जगह अब कर देता हूँ 9 4. जगह स्विच कर दी मैंने. और 7 8 की जगह मैं कर देता हूँ 8 7. सिमिलरली इस g वाले में भी मैं यही काम करता हूँ कि 7 9 की जगह चेंज करके 9 7 कर देता हूँ और 4 9 की जगह चेंज करके 9 4 कर देता हूँ. तो जब आप ये काम करते हैं कि किसी फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर के मेंबर्स की जगह सबकी चेंज कर दें तो ऐसे फंक्शन को हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f-1. वैसे f पावर -1 में होता है लेकिन मैं नोटपैड पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग में मैं पावर नहीं लिख पा रहा हूँ, तो इट्स जस्ट कंसिडर इट लाइक f पावर -1 एंड g पावर -1. अब एक फंक्शन है f, एक है f पावर -1, एक फंक्शन है g और एक फंक्शन है g पावर -1. ठीक है, ये चार फंक्शन अब बन चुके हैं. ये f पावर -1 f का इन्वर्स फंक्शन है, g पावर -1 g का इन्वर्स फंक्शन है. पहला सवाल तो मेरा आप लोगों से ये है कि ये फंक्शन का मतलब क्या होता है? सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. किस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ये आप मुझे बताएं. ये जो एक मैंने फंक्शन लिखा है, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है, दिस सेट इज़ अ सबसेट ऑफ व्हाट. किस चीज़ का सबसेट है ये? जी, नो वन. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सेट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये किस चीज़ का, किस सेट का सबसेट है? मैंने सिर्फ ऑर्डर पेयर में मेंबर्स की जगह चेंज की है.
आई थिंक यू शुड नो कि ये किस चीज़ का सबसेट बन गया है. गुड. 116, इट्स अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए नाउ, विच मीन्स कि अगर आपका सेट एफ was a function from a to b, now the inverse function, which is f power minus 1, it is a function from b to a. ठीक है, तो ये फंक्शन अब एक b to a का फंक्शन बन गया बिकॉज दिस इज नाउ अ सबसेट ऑफ b क्रॉस a. सिमिलरली ये भी एक फंक्शन जो है वो b क्रॉस a का सबसेट है which means now this is a function from b to a. अब एक बात ज़रा नोट करें, मेरा आपसे दोबारा सवाल है पूरी क्लास से, सबका जवाब मेरे पास आना चाहिए क्योंकि अब मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ. ये जो एक फंक्शन है इसका नाम मैंने f पावर माइनस 1 रखा है. रिपीट कर दूँ, क्या रिपीट कर दूँ? 047. मैंने अब ये किया है कि f और g दो फंक्शंस थे जो कि a क्रॉस b के सबसेट्स थे, फंक्शंस थे, हमें पता है फंक्शंस क्या होते हैं. मैंने सिर्फ क्या किया है कि f का इन्वर्स फंक्शन कर दिया है. इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये होता है कि फंक्शन वही रहेगा लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की जगह चेंज हो जाएगी. 4 9 था तो 9 4 हो जाएगा, 7 8 था तो 8 7 हो जाएगा. इसी तरह g का जो फंक्शन था उसमें भी 4 9 की जगह 9 4 हो गया, 7 9 की जगह 9 7 हो गया. ये इन्वर्स फंक्शन कहलाता है. तो हमने ये कहा कि भाई अगर इन्वर्स कर देते हैं आप तो वो फंक्शन अब a क्रॉस b का सबसेट नहीं रहता बल्कि b क्रॉस a का सबसेट हो जाता है. क्योंकि देखें 9 4 9 की जगह अगर 9 4 हो गया इसका मतलब है पहला मेंबर b का हो गया ना. तो पहला मेंबर 9 4 तो है ही नहीं a क्रॉस b में. 9 4 और 8 7 b क्रॉस a में होगा. अगर आप b क्रॉस a करेंगे तो उसमें आप सोचें, देखें b और a आपके सामने लिखे हुए, b क्रॉस a करेंगे तो 9 7 9 4 8 7 8 4 पहला मेंबर b का होने लग जाएगा. तो जब आप ऑर्डर पेयर में जगह अंदर की चेंज कर देंगे तो अब पहला मेंबर b का होने लग गया, विच मीन्स नाउ दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू a. ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है हमें ये तो अंदाज़ा हो गया कि दिस इज़ नाउ अ सबसेट ऑफ b क्रॉस a, विच मीन्स नाउ दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम b टू a. माय सिंपल क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या ये चीज़ जो मैंने सेलेक्ट की है क्या ये चीज़ फंक्शन भी है या नहीं. हमने जगह स्विच करके कोई प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं करनी ना, फंक्शन की डेफिनेशन वही रहेगी, हमें पता है फंक्शन क्या होता है. तो क्या ये चीज़ अब एक फ़ंक्शन रही या नहीं रही, जगह चेंज कर देने से इसकी फ़ंक्शन की नौयत पे तो फ़र्क नहीं पड़ा कोई, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई है f पावर माइनस 1. तो जस्ट आंसर मी दिस, क्या ये सेलेक्टेड चीज़ एक फ़ंक्शन है या नहीं. राइट. सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग दिस इज़ अ फंक्शन बिकॉज आप लोगों ने वो तीनों कंडीशंस चेक की कि भाई ये बी क्रॉस ए का सबसेट भी है. राइट. दूसरी कंडीशन आपने ये देखी कि भाई b के तमाम मेंबर्स, क्योंकि b से है फंक्शन तो आपने ये देखा कि b के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर पेयर होने चाहिए. 9 और 8 दोनों के ऑर्डर पेयर्स हैं. फिर आपने देखा कि 9 और 8 दोनों का एक एक ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए. 9 4 से कनेक्टेड है, किसी और से नहीं है. 8 7 से कनेक्टेड है, किसी और से नहीं है. तो दैट्स ओके. व्हाट अबाउट g, क्या g पावर माइनस 1 एक फंक्शन है या नहीं. जो चीज़ अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या ये चीज़ एक फंक्शन है या नहीं. g पावर माइनस 1. Exactly. Very good. This is not a function.
बिकॉज इसमें सॉरी या दूसरा 099 कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि फंक्शन नहीं है। 116 कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। सॉरी। सो 006 ये कह रहे हैं, सॉरी 116 ये कह रहे हैं कि फंक्शन है, अदरवाइज तकरीबन सब ये कह रहे हैं कि फंक्शन नहीं है। सो इट्स राइट कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 8 का कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही, और दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही कि 9 के 2 ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, 94 97। सो दिस इज़ वाई इट्स नॉट अ फंक्शन। सो इससे एक बात हमने समझनी है, वो ये कि हर फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होता। इन्वर्टेबल का मतलब ये है कि हर फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन नहीं होता। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसका इन्वर्स होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसका इन्वर्स नहीं होता है। इसकी डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जिसको कहते हैं कि इंकशाफ होगा कि अच्छा इसके लिए ये प्रॉपर्टी लाजमी है या वो प्रॉपर्टी लाजमी है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही है स्लाइड में। अगर आप देखें इस बात को ज़रा देखें गौर से जो मैंने सेलेक्ट की है, और ये बात क्या है, ये बात ये है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें तो देखें, सॉरी कहाँ गया, इस एग्जांपल को देखें तो फर्स्ट वन फंक्शन इन्वर्ट होकर फंक्शन बन गया था। वाई? बिकॉज वी सॉ कि वो फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन था, एक बाइजेक्टिव फंक्शन था। इसमें 9 और 8 दोनों की एक एक ही प्री इमेज है, 9 की दूसरी प्री इमेज नहीं है, 8 की भी दूसरी प्री इमेज नहीं है। सिमिलरली ये सर्जेक्टिव भी था क्योंकि इसमें 9 और 8 दोनों यूटिलाइज हो रहे हैं बी के, कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि यूटिलाइज ना हो रहा हो। तो बिकॉज दिस वाज अ बाइजेक्शन, इसलिए इसका इन्वर्स फंक्शन भी एक फंक्शन था। लेकिन ये बाइजेक्शन नहीं था, इसके अंदर देखें ये इंजेक्टिव प्रॉपर्टी नहीं आ रही, 9 की 2 प्री इमेजेस हैं, 7 और 4, इस वजह से ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं था। सो इन्वर्टेबल फंक्शन सिर्फ वही होते हैं जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, अदर देन बाइजेक्टिव फंक्शन देयर इज़ नॉट एन इन्वर्टेड फंक्शन। और इसको हम इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हैं कि आप देखें कि अगर एक फंक्शन में ए की इमेज बी है तो उसके इन्वर्स में बी की इमेज ए हो जाएगी। वही जो मैंने आपको कहा कि मैंने उलट करके लिख दिया, 4 की इमेज 9 थी तो इसके उलट में 9 की इमेज 4 हो जाएगी। एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू 9, तो इसका मतलब है एफ इनवर्स ऑफ 9 इक्वल्स टू 4। मूविंग ऑन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज आई एम मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ टॉपिक विच इज़ रिलेशन। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी फैसिनेटिंग चीज़ आपके सामने शेयर कर लूँ कि आप लोगों ने नोट किया होगा, आप लोग ये काम हमेशा से करते हुए आए हैं कि आप फ्लोर और सीलिंग अप्लाई करते हैं, और आपने ये भी यूज़ किया होगा कि भाई फ्लोर का फंक्शन लगाएं या सीलिंग का फंक्शन लगाएं। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन क्या होता है, किसी को याद है? ये आपके सामने लिखा हुआ है स्लाइड्स में, अगर आप इनको देख लें। खैर इनको पढ़ने से आपको सही से याद नहीं आएगा। एक्चुअली आप क्या करते हैं, आप रियल नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखें, रियल नंबर फंक्शन इज़ फ्रॉम रियल नंबर टू इंटीजर्स। तो कोई भी रियल नंबर होगा आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको मैं कहता हूँ 2.54 है, तो आप कहते हैं अच्छा नहीं ये 3 है, मतलब जिसको आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं राउंड ऑफ कर दिया। अब आप राउंड ऑफ करके या तो 3 पर चले जाते हैं या फिर 2 पर आ जाते हैं। 2.3 है तो आप उसको या तो 3 कंसिडर करेंगे या फिर आप उसको 2 कंसिडर करेंगे। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक है फ्लोर फंक्शन और एक है सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन ये कहता है कि 2.5 को मैं कनेक्ट करूँगा 2 से, 2.9 को कनेक्ट करूँगा 2 से, 3.6 को कनेक्ट करूँगा 3 से। और सीलिंग फंक्शन ये कहता है कि 3.9 को कनेक्ट करें 4 से, 3.1 को कनेक्ट करें 4 से, 2.6 को कनेक्ट करें 3 से। यानी कि अपर लिमिट लगाएं और फिर लोअर लिमिट लगाएं। फ्लोर इज़ द लोअर लिमिट एंड सीलिंग इज़ द अपर लिमिट। और इसकी डेफिनेशन बड़ी फैसिनेटिंग है कि फ्लोर फंक्शन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है जैसे 2.5, तो आपको उसको किससे कनेक्ट करना है, इट्स वैल्यू इज़
लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज लेस देन और इक्वल टू दैट 2.5. 7.5 है. 7.5 पे अगर मैं फ्लोर फंक्शन लगाता हूँ तो मैं कह देता हूँ आसान लफ्ज़ों में कि 7 आ जाएगा. ठीक है, लेस वैल्यू ले लूँगा. लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि आप वो इंटीजर उठाते हैं जो कि लार्जेस्ट हो बट लेस देन उसके हो आपके नंबर के. अब 7.5 को मैं राउंड ऑफ करके 6 थोड़ी ना लिखूँगा. क्यों नहीं लिखूँगा 6? क्योंकि 6 इंटीजर तो है, लेस भी है, लेकिन वो लार्जेस्ट इंटीजर नहीं है जो कि लेस हो. मैं 5 भी लिख सकता हूँ, लेस है 6.5 से 7.5 से, लेकिन वो लार्जेस्ट नहीं है. 7 इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 7.5. इसलिए फ्लोर में 7.5 को मैं 7 कर देता हूँ और सीलिंग में मैं 7.5 को 8 कर देता हूँ. इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है. स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x. ठीक है, ये सिर्फ और सीलिंग के फंक्शन है. आई एम अगेन लीविंग दोज अप टू यू. ये आप लोगों ने देखना है खुद. मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ. तब तक मैं 2 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ. कोई क्वेश्चन है आपको, कोई क्यूरी है तो आप वो लिख कर मुझे बेशक भेजें. और आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. ऑल राइट. सो अभी हम रिलेशंस के ऊपर काम करेंगे. 106 ने एक क्वेश्चन पूछा है कि वैसे राउंड ऑफ का तरीका तो यही होता है कि ओके कि अगर 2.5 है तो उसे 3 कर दो, 0.5 है तो उसे अगला नंबर में कन्वर्ट कर दें, 0.5 से कम हो तो उसे नहीं. दैट्स अ मैथ. ये चीज़ मैथमेटिकल रूल नहीं है कोई. ये चीज़ कोई भी मैथमेटिकल रूल नहीं है कि आप, ये हमने सिर्फ अपने लिए आसानी के लिए बनाया हुआ है कि भाई 0.5 यानी अगर 50% तक भी आप आगे आ गए हैं तो फिर उसको आगे तक ही ले जाएं. ठीक है, ये एक कोई फ्लोर और सीलिंग का फंक्शन नहीं कहता. राउंडिंग ऑफ आप इसको कह सकते हैं. राउंडिंग ऑफ कोई मैथमेटिकल फंक्शन नहीं है. राउंडिंग ऑफ सिर्फ हमारी उसके लिए है, आसानी के लिए, कि भाई अगर यूजुअली उसमें होता है मार्क्स वगैरह में करते हैं टीचर्स के, एक स्टूडेंट ने अगर फॉर एग्जांपल 0.6 ले लिए हैं तो फिर उसको राउंड ऑफ करके वो बढ़ा देते हैं, अदरवाइज़ उस पर जो है वो कम कर देते हैं. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल. ऑल्दो इसके फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं बट यूजुअली फ्लोर और सीलिंग के फंक्शन अप्लाई किए जाते हैं. और उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप फ्लोर का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप लेसर इंटीजर की तरफ जाएंगे, और अगर आप सीलिंग का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेटर इंटीजर की तरफ जाएंगे जो कि करीबी होता है. जिस तरह 7.5 है तो उसका करीबी इंटीजर्स दो हैं, एक 6 और एक 7. सॉरी, एक 7 और एक 8. 7.5 के दो करीबी इंटीजर्स हैं, 7 और 8. तो अगर फ्लोर फंक्शन आप लगाते हैं तो आप लेसर की तरफ जाएंगे यानी 7 की तरफ, और अगर आप सीलिंग फंक्शन लगा दें तो आप बिगर की तरफ जाएंगे यानी कि 8 की तरफ. हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि भाई 2.5 वाले, अगर जिस तरह के आप बता रहे हैं कि 2.5 के थ्रू अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं और 5 से लेस है तो फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें भी अगर आप राउंड ऑफ को थोड़ा सा सही से समझें तो वो बेसिकली ये करता है कि भाई अगर 0.5 और 0.5 से ऊपर की वैल्यू है
तो फिर आप सीलिंग फंक्शन लगाओ, अगर 0.5 से लेस की वैल्यू है तो फिर आप फ्लोर फंक्शन लगाओ। ठीक है, तो इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली तो फंक्शंस यही दो अप्लाई हो रहे हैं उसके अंदर, बस कंडीशन आपने एक और ऐड कर दी है। राइट, राउंड ऑफ इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ एक ही फंक्शन हो, उसमें दो फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, यही दोनों फंक्शन फ्लोर और सीलिंग के, कि एक को आप किसी से कनेक्ट करते हैं, एक को आप किसी से कनेक्ट करते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर नंबर के 0.5 से लेस है तो फिर फ्लोर लगाएंगे, अदरवाइज सीलिंग। सो दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन कि ऐसा हो सकता है, बट यूजुअली मैथमेटिक्स के अंदर इनको राउंडिंग ऑफ नहीं कहा जाता, मैथमेटिक्स के अंदर इनको फ्लोर और सीलिंग का फंक्शन कहा जाता है कि भाई आपने फ्लोर लगाया या सीलिंग लगाया। सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिलेशंस। फंक्शंस अगर आपने सही से समझ लिए हैं, होपफुली समझे होंगे, तो रिलेशन समझना बहुत ही आसान चीज़ है, बस उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको समझने में थोड़ा सा शायद ट्रिक लगे, बट अदरवाइज रिलेशंस हम पहले भी जिस तरह से देख चुके हैं। आप मेरी बात सुन के अगर समझ लेंगे ना थोड़ा सा, तो मैं जब लिख कर समझाऊंगा तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। फंक्शंस हमने पढ़ लिए, हमने कहा फंक्शन में तीन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो ये कि वो सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, दूसरी ये कि उसमें ए के तमाम मेंबर्स के ऑर्डर पेयर होने चाहिए, और तीसरा ये कि ए के एक मेंबर का एक ही ऑर्डर पेयर होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। तो हमने कह दिया भाई ऐसे तमाम सबसेट्स फंक्शंस हो गए। इसी वजह से मैं आपसे वो एक्सरसाइज करवा रहा था जो कि मैंने आपको कहा था, जो कि आप लोगों ने किसी ने नहीं की। लेकिन अगर कोई ऐसा सबसेट है जिसके ऊपर सिर्फ पहली कंडीशन पूरी हो रही है, बाकी दो नहीं भी हो रही तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पहली कंडीशन भी पूरी कर देता है ना एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा सबसेट, और वो क्या कंडीशन है, वो यही है कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होना चाहिए। अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो मैं कह दूंगा दैट इज़ अ रिलेशन। तो जिस तरह लास्ट क्लास में हमने कहा ना कि भाई हमने 6 ऑर्डर पेयर्स बनाए हुए थे और हमने कहा था इसके 2 पावर 6 सबसेट्स बनेंगे, इसका मतलब है इसके 2 पावर 6 यानी 64 रिलेशंस बनेंगे। एम्प्टी सेट से हम स्टार्ट करेंगे और तमाम उसके रिलेशंस बनते जाएंगे। उनमें से कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो कि फंक्शंस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो बाकी दो कंडीशंस भी पूरी करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनके अलावा बाकी भी होते हैं जो कि वो कंडीशन पूरी नहीं करते, फंक्शंस नहीं कहलाते, लेकिन रिलेशन वो भी होते हैं। यानी कि 64 के 64 रिलेशंस तो हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ फंक्शंस भी होते हैं। मेरी बात पे गौर करें, फंक्शन भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फंक्शन होते हैं तो रिलेशन नहीं होते। रिलेशन वो तमाम होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फंक्शंस होते हैं। सो एवरी फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, बट नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन, राइट। सो सारी बात का लुब्बे लुबाब यही है कि भाई एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ये बात आपने समझनी है। और दोनों चीज़ें क्या हैं, सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि रिलेशन में भी वही बात होगी कि इट इज़ फ्रॉम दिस टू दिस, अ रिलेशन इज़ फ्रॉम ए टू बी, अ रिलेशन इज़ फ्रॉम बी टू सी। बस ये है कि उसमें क्योंकि वो कंडीशंस नहीं है, इसलिए इट डजंट मैटर कि वो बी के तमाम मेंबर्स हैं या नहीं और उसके सब ऑर्डर पेयर्स हैं या नहीं। अब इन स्लाइड्स पे आते हैं और फिर हम अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे इस चीज़ के ऊपर। अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इज़ अ सबसेट ऑफ देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट्स इट, दिस इज इट्स डेफिनेशन। सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देन आई विल से इट इज़ अ रिलेशन। अच्छा, इस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। कैलकुलस में आप इसको बाइनरी रिलेशन के नाम से शायद पढ़कर आए हुए हों। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज ये दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन से जन्म लेता है। ठीक है, दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है तब जाकर ये जनरेट होता है। या इसकी बहुत सारी वजूहत मैं आपको बता सकता हूँ। पहली बात तो ये कि भाई चूंकि ये दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन से जनरेट हो रहा है, इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि ये बाइनरी रिलेशन है, दो सेट्स। दूसरी वजह बताता हूँ, इसलिए क्योंकि ये फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग है, दैट्स इट, फ्रॉम ए टू बी है। ये नहीं है कि फ्रॉम ए टू बी एंड सी, फ्रॉम बी टू सी एंड डी एंड एफ, ऐसा नहीं है। फ्रॉम ए टू बी या फ्रॉम ए टू ए भी है, हो सकता है एक ही सेट हो, दोनों इक्वल सेट्स हो। तो ये दो फंक्शंस के अंदर है, इस दो सेट्स के दरमियान है, इस वजह से ये बाइनरी रिलेशन है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह आपको इसकी बता देता हूँ मैं, और ये तीनों वजूहत एक दूसरे में इंटरलीव कर रही हैं। ये नहीं कि एक वजह दूसरी, एक वजह हो तो दूसरी नहीं हो। अब दो फ्रॉम वन टू अनदर तभी होगा ना जब वो दो फंक्शंस, दो सेट्स के मल्टीप्लिकेशन हो,
इसी तरह तीसरी वजह मैं आपको बता रहा हूँ, बाइनरी रिलेशन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। इसके अंदर 3 टुपल या 1 टुपल या 2 टुपल्स नहीं होते, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। तो पेयर का मतलब यही होता है कि दो चीज़ें मिली हुई होती हैं आपस में, पहला मेंबर ए से दूसरा बी से। इस वजह से इसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वजूहत हैं, इसको हम यूजुअली रिलेशन कहते हैं या बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अगर आपको और स्पेसिफाई करना है तो बाइनरी रिलेशन कहते हैं, अदरवाइज जस्ट रिलेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपके पास बाइनरी रिलेशन या रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर है 5 6, तो इसको मैं कहूँगा 5 इज़ रिलेटेड टू 6। ठीक है, 5 इज़ जिसको हम फंक्शंस की ज़बान में कहते थे ना, 6 इज़ एन इमेज ऑफ 5, 5 इज़ अ प्री इमेज ऑफ 6। यहाँ पर हम वो वर्डिंग यूज़ नहीं करते, रिलेशन में हम सिर्फ रिलेशन का वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई 5 इज़ रिलेटेड टू 6, 7 इज़ रिलेटेड टू 8, 5 इज़ रिलेटेड टू 9 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका इस तरह से भी है नोटेशन में, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि भाई ए आर बी। ए आर बी का मतलब ये है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए आर क्रॉस बी का मतलब यही है कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। ठीक है, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फंक्शन के अंदर इस चीज़ पे बड़ा, फंक्शन के लिए ये कंडीशन माने नहीं रखती, लेकिन रिलेशन के लिए माने रखती है कि भाई इन रिलेशन ए का एक मेंबर मल्टीपल एलिमेंट्स बी के साथ, यानी ए के एक मेंबर के मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर्स हो सकते हैं। ए का एक मेंबर मल्टीपल बी के मल्टीपल मेंबर से रिलेट हो सकता है। ठीक है, सो दोज दैट इज़ पॉसिबल एज वेल। फंक्शन में हमें पता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, फंक्शन नहीं कहलाएगा वो अगर ए का एक एलिमेंट मल्टीपल ऑर्डर्ड पेयर्स रखता है तो। ठीक है, रिलेशन आर मोर जनरल देन फंक्शंस, जनरल चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये सारा जनरलाइज्ड किया गया है, सारी चीज़ें रिलेशंस हैं, बट फंक्शंस स्पेसिफिक हो जाते हैं फिर। जिस तरह ये देखें, ये एक रिलेशन है, फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें A1 की 3 इमेजेस जा रही हैं, A3 की 3 इमेजेस हैं और A4 की कोई इमेज नहीं है। तो इस चीज़ को फंक्शन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये एक रिलेशन है क्योंकि दिस थिंग इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये 3 रिलेशन ज़रा देखें, सेट बिल्डर नोटेशन में है, पूरे के पूरे नहीं लिखे हुए क्योंकि ये एक रिलेशन n क्रॉस n का है। अच्छा, दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो दोनों सेट्स अलग हों। जिस तरह यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है अ रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब ये होता है कि अ रिलेशन विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर मैं ये लिखता हूँ ना रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो हमें पता है कि भाई दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन मैंने सिर्फ ये लिखा है अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब ये है दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए क्रॉस ए का सबसेट है। ठीक है, रिलेशन ऑन द सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये कुछ रिलेशन नीचे आपको नज़र आ रहे हैं R1 R2 R3, जो कि दे आर बाइनरी रिलेशंस ऑन n, यानी कि ये नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर से बने, यानी कि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला मेंबर भी नेचुरल नंबर होगा, दूसरा मेंबर भी नेचुरल नंबर होगा। n क्रॉस n आपको आपके जहन में आ जाएगा, n क्रॉस n क्या क्या होगा भाई, मैं अगर आपको सब बोल बोल के समझाऊँ तो n क्रॉस n में क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, इस तरह इन्फिनिटली चलेंगे। फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, इन्फिनिटली चलेंगे। फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 4 आएगा, इन्फिनिटली चलेंगे। फिर 5 1 आएगा, 5 2 5 3 5 4 5 5 इन्फिनिटली एंड सो ऑन। ये n क्रॉस n बनेगा पूरा। अब इसके सबसेट में क्या क्या आएंगे, सब इसके सबसेट में हर वो एलिमेंट आ सकता है, हर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट भी n का हो, दूसरा भी n का हो। इन्फिनिटली चल रहे हैं, 5 6 आ सकता है, 5 99 आ सकता है, 99 634 आ सकता है, सब चीज़ें आ सकती हैं। तो R1 को देखते हैं, R1 में कौन से ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं। R1 एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर ए बी आ रहे हैं, एंड वी नो कि ए बी नेचुरल नंबर से होगा और बी भी नेचुरल नंबर से होगा। वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। वो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। तो आप मुझे जल्दी से बता दें, R1 का कोई ऑर्डर्ड पेयर लिख के बताएं, R1 के अंदर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। R1 के अंदर कौन सा ऑर्डर पेयर आ रहा है, जल्दी से बताएं। R1 ये कह रहा है कि इसमें वो तमाम ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं जिसमें A इज़ लेस देन और इक्वल टू B। R1 का कोई ऑर्डर पेयर लिख के बताएं मुझे।
क्या हुआ भाई? टाइपिंग में लेट हो रही है या सोचने में? R1 में वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि जिसमें A इज़ लेस देन और इक्वल टू B, फर्स्ट मेंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू सेकंड मेंबर, एंड दैट those both of those members should be from natural numbers. मे भी मैसेज पहुंचने में देर हो रही हो. आई एम होपिंग कि आप लोग लिख तो रहे हैं. आई एम बीइंग पॉजिटिव. आई एम नॉट रिसीविंग एनी आंसर्स एज ऑफ येट. ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ. रिलेशन मैंने कहा, बिल्कुल स्टार्ट से मैं रिपीट कर रहा हूँ. होपफुली बाकी चीज़ें तो समझ आ गई होंगी. रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अगर मैं कहता हूँ अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसका मतलब ये होगा अ रिलेशन विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. स्लाइड में आपके सामने लिखा हुआ है. अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं भी आ रही तो आई एम श्योर कि ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, आपको समझ में आ जाना चाहिए. रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी. लेकिन अगर मैं कहता हूँ रिलेशन ऑन सेट ए या ऑन सेट एन, तो इसका मतलब है दैट रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन या ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी, यानी अपने ही साथ उसने मल्टीप्लिकेशन की हुई है. तो यहाँ पर तीन रिलेशंस बताए हुए हैं, यानी कि तीन सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन लिखा हुआ है. द बाइनरी रिलेशंस आर ऑन एन. ये एन के ऊपर बने हुए हैं. तो भाई एन के ऊपर ये तीन रिलेशन बने हुए हैं, R1 R2 R3. R1 के अंदर क्या है? R1 के अंदर वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं. वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि मैंने अभी आपको गिनवाए सारे के सारे. एन क्रॉस एन में 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन. लेकिन R1 में वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसके अंदर A इज़ लेस देन और इक्वल टू B. जिस तरह यहाँ पर 1 और 2 का एक जवाब आया है कि 1 2 आएगा और 2 2 आ जाएगा. इसमें ये दो भी आएंगे, ठीक है, सिर्फ ये दो नहीं होंगे. 1 2 आएगा, 2 2 आएगा. क्यों? क्योंकि 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2. 2 2 क्यों आएगा? बिकॉज 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2. 3 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 2. 3 2 नहीं आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है. तो हर वो एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहला मेंबर दूसरे से छोटा हो. अब मैं बात कर रहा हूँ R2 की. R1 का क्वेश्चन अब ख़त्म हो गया, मैंने पूछ लिया, मैंने बता दिया. R2 की अब मैं बात कर रहा हूँ. R2 एक ऐसा रिलेशन है, अगेन इट इज़ अ रिलेशन ऑन n क्रॉस n, जिसके अंदर पहला मेंबर भी n का होगा, दूसरा भी n का होगा. अब आपसे ये सवाल है कि R2 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. कंडीशन क्या है R2 की? R2 की कंडीशन ये है कि भाई ए बी तो n से होंगे, ये तो पता है हमें. लेकिन a डिवाइडेड बाई b जब मैं करूँ तो कोई इंटीजर आना चाहिए. जैसे कि अगर मैं 9 डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ तो इंटीजर नहीं आता. आई थिंक 4.5 2.5 आता है या कुछ ऐसे आता है. इंटीजर नहीं है वो. तो ऐसे ऑर्डर पेयर्स बताएं जिसमें a डिवाइडेड बाई b इंटीजर बन जाए. एक बता दें कोई ऐसा. सब स्टूडेंट्स एक एक बता देंगे तो दो चार जमा हो जाएंगे हमारे पास होपफुली. ओके, सो ट्रिपल वन इज सेइंग 2 2 आएगा इसके अंदर बिकॉज 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 1. ओके, 8 4 आ जाएगा. 8 डिवाइडेड बाई 4 इज एन इंटीजर. 9 3 आ जाएगा. 9 डिवाइडेड बाई 3 इज एन इंटीजर. 16 डिवाइडेड बाई 8 इज एन इंटीजर. 3 डिवाइडेड बाई 3 इज एन इंटीजर. 10 डिवाइडेड बाई 5 इज एन इंटीजर. ओके, यू आर ऑल राइट. 6 डिवाइडेड बाई 3 इज एन इंटीजर. ऑल सीम्स राइट. व्हाट अबाउट R3? R3 एक ऐसा रिलेशन है, अगेन इसके अंदर भी वही सारे आएंगे मेंबर्स जो कि n क्रॉस n में होंगे. बट यहाँ पर कंडीशन अब ये है कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2. सो नाउ टेल मी अबाउट R3. R3 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? ओके, गुड, वेरी राइट. 6 4 4 2. 4 minus 2 is 2. 6 minus 4 is 2. 8 minus 6 is 2. 6 4. अच्छा ठीक है, आई थिंक 1 और 6 आपकी रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मसला है. आपने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ही माइनस लगा दिया. दैट इज़ नॉट द केस. आप कॉमा लगाएं और कंडीशन तो लिखी हुई है. 16 माइनस 8 नहीं आएगा भाई. 16 माइनस 8 इज 8. इट्स नॉट 2. इस वजह से 16 8 नहीं आएगा. 5 3 आ जाएगा. 8 6 10 8 5 3. ओके, ठीक है. दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स जो कि R3 के अंदर होंगे. अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि जिसकी डिटेल आप लोगों ने समझनी है, क्योंकि वो एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कौन से रिलेशन में क्या प्रॉपर्टी आ रही है. बट कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ. 4-5 प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है. सबसे पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है, रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं. अगर एक ऐसा रिलेशन है
जिसमें ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनके तमाम के ए मौजूद हैं, यानी कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर मौजूद है तमाम मेंबर्स के जिसमें पहला मेंबर भी वही है और दूसरा मेंबर भी वही है, यानी कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, 6 6 भी है, लेट्स से सारी चीज़ें हैं, 7 7 नहीं है, तो फिर ऐसे रिलेशन को मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहूँगा। मैं ऐसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहूँगा जिसके अंदर अगर लेट्स सपोज ए के अंदर 1 2 3 4 थे ना, 4 मेंबर्स थे 1 2 3 4, अगर रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों हैं तो मैं कहूँगा दैट रिलेशन इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि अगर इन्हीं रिलेशन की बात करते हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, ये वही तीनों रिलेशन है R1 R2 R3, तो इसमें अगर हम देखें तो R1 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि R1 के अंदर 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, अप टू हर एक मेंबर के लिए सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर्स मौजूद हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या था, कंडीशन क्या थी, a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो 1 1 भी आएगा बिकॉज दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 एंड सो ऑन, तो ये सारे भी आएंगे इसके अंदर। तो ये एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। R2 भी रिफ्लेक्सिव है बिकॉज किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा विच इज एन इंटीजर, तो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। R3 रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि R3 में क्या थी कंडीशन कि भाई पहला मेंबर माइनस दूसरा मेंबर 2 आना चाहिए, तो अगर इसके अंदर से 3 3 है तो 3 3 तो मुमकिन ही नहीं है इसके अंदर हो, क्योंकि R3 की कंडीशन ये है कि 3 - 3 2 होना चाहिए, 3 - 3 2 नहीं है, इस वजह से 3 3 इस R3 के अंदर मौजूद नहीं है, विच मीन्स कि इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशन में 6 7 है लेट्स सपोज, तो फिर 7 6 भी होना चाहिए, ठीक है, एंड वाइस वर्सा भी ऑब्वियसली ये चीज़ ट्रू होगी कि 7 6 है तो फिर 6 7 भी होना चाहिए। तो अगर एक ऐसा रिलेशन है आपका जिसके अंदर सब ऑर्डर्ड पेयर्स के सिमेट्रिक मौजूद है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, 3 1 है तो 1 3 भी है, 6 3 है तो 3 6 भी है एंड सो ऑन। अगर तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स की स्विचिंग मौजूद है, सिमेट्री मौजूद है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। और अगर इसके ऊपर बिल्कुल हम जिसको कहते हैं कि फॉरबिट कर दें, पाबंदी कर दें कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो फिर उसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे, यानी किसी का भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक मौजूद नहीं हो। 1 2 है तो 2 1 बिल्कुल ना हो, 3 6 है तो 6 3 बिल्कुल ना हो, किसी एक का भी अगर आ गया तो फिर वो सिमेट्रिक ना ही सिमेट्रिक होगा ऑब्वियसली क्योंकि सबका नहीं है, और एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये लाजमी है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का रिवर्स मौजूद ना हो उस रिलेशन के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को भी जिस तरह मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज के तौर पे अगर आप देखें तो उन रिलेशंस के ऊपर आप चेक करके देख सकते हैं कि भाई कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक है एंड सो ऑन। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप पहले से भी पढ़ के आए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और आज आप इसको रिलेशन के तौर पर पढ़ रहे हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास से 1 3 मौजूद है ऑर्डर्ड पेयर 1 3 और 3 6 मौजूद है, 1 3 है और 3 6 है, तो फिर 1 6 भी होना चाहिए। 1 7 है 7 2 है तो फिर 1 2 भी होना चाहिए। 5 6 है 6 9 है तो फिर 5 9 भी होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अगर तमाम ऐसे मेंबर्स के लिए मौजूद है अपना क्या कहते हैं तीसरे नंबर वाला भी चीज़ अगर मौजूद है, रिजल्टेंट भी मौजूद है 2 के होते हुए, जिस तरह आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है, अगर A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C है तो फिर A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ ट्रू है सबके लिए तो मैं कहूँगा कि दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल्स हैं अगेन दोज आर अप टू यू। इररिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की बिल्कुल अपोजिट है। रिफ्लेक्सिव में क्या था कि भाई तमाम मेंबर्स का होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, जो कि हमने अभी रिलेशंस के ऊपर बात देखी कि भाई शुरू वाले R1 और R2 रिफ्लेक्सिव हो रहे थे क्योंकि दोनों में 1 1 2 2 3 3 सब थे। इररिफ्लेक्सिव वो रिलेशन होते हैं जिसमें ना ही 1 1 हो, ना ही 2 2 हो, ना ही 3 3 हो, यानी कि किसी एक मेंबर का भी सेम एलिमेंट वाला ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए। 1 1 भी ना हो, 2 2 भी ना हो, 3 3 भी ना हो, 4 4 भी ना हो। तो
ऐसों के लिए हम कहेंगे कि वो रिलेशन एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, जिस तरह से R3 था, R3 इररिफ्लेक्सिव था क्योंकि ना ही उसमें 1 1 था, ना ही उसमें 2 2 था, ना ही उसमें 3 3 था। तो वो R3 जो कि a माइनस बी इक्वल टू 2 वाला था, वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन था। ठीक है, a relation on a set A is asymmetric. Asymmetric is a different thing. सिमेट्रिक की 3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, एक है सिमेट्रिक, एक है एंटी सिमेट्रिक और एक है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो फिर बी ए भी होना चाहिए, और सॉरी ए बी है तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए, अपोजिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके अंदर। 1 2 है तो फिर 2 1 नहीं होना चाहिए। इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इन 2-3 चीज़ों को आप लोगों ने गौर से देखना है और इसकी एक्सरसाइजेस करके खुद समझना है कि इन सब में क्या आखिर डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट थिंग अबाउट रिलेशन इज दैट रिलेशंस आर फंक्शंस, राइट। इस चीज़ को हम इतना आगे थोड़ा सा ले गए हैं तो इसकी बेसिक बिल्कुल ना भूलें कि दे आर स्टिल सेट्स, सॉरी नॉट फंक्शंस, सेट्स। रिलेशंस आर सेट्स बिकॉज दोज आर, हमने कहा बात ही यहीं से शुरू की थी, रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक सेट होता है। ठीक है, सो चूँकि रिलेशन भी एक सेट है तो इसके ऊपर आप वो तमाम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं जो कि आप एक यूजुअल सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन और नेगेशन वगैरह। बस आपने ये याद रखना है कि इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर आप कहें कि भाई दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मैंने यूनियन किया तो फिर रिजल्टेंट भी रिफ्लेक्सिव होगा, तो इररिफ्लेक्सिव का मैंने इंटरसेक्शन किया तो फिर रिजल्टेंट इररिफ्लेक्सिव होगा। ऐसी कहीं पर भी गारंटी नहीं है। बस आपने ये याद रखना है कि आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं और फिर जो रिजल्टेंट सेट आएगा उसकी अपनी नेचर होगी। हो सकता है कि दो इररिफ्लेक्सिव हो लेकिन जब आपने उसको इंटरसेक्शन किया तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाए या एसिमेट्रिक बन जाए। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर रिलेशन। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस तरह से हो सकता है। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। हमने रिलेशंस के ऊपर भी बात की है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, फंक्शंस और रिलेशंस की एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए टॉपिक की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने एक और स्पेशल काम करना है कि हमने MS टीम्स के ऊपर क्विज़ जो है उसकी थोड़ी सी एक डमी क्विज़ में बनाऊँगा। उसी वक्त याद दिलाइएगा कि एक मैं डमी क्विज़ बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि मैं कुछ क्वेश्चंस बना दूंगा और फिर मैं रिज़ल्ट भी चेक करूंगा ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपके क्विज़ किस तरह से मैनेज हो सकते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्विज़ लेंगे, यानी हमारी अब 2 क्लासेस रहती हैं जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर हम डमी क्विज़ को भी थोड़ा सा देख लेंगे और जिस तरह से वो हमें समझ आएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्विज़ को जो है, जो आपका एक्चुअल क्विज़ होगा वो हम लेंगे फंक्शंस के चैप्टर में से। रिलेशन नहीं होगा, फंक्शन के चैप्टर में से होगा। ठीक है, MS टीम्स पे रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो रही है, आई थिंक यूट्यूब के ऊपर मैं इसको अपडेट करता जा रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।